हेलो दोस्त, देखिए रसायन विज्ञान का जल संसाधन के बारे में आपको जल का जितना क्वेश्चन है उसमें सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जीवित प्राणी अपनी प्यास किस द्रव को पीकर बुझाते हैं? जीवित प्राणी में जो है ना, अपनी प्यास किस द्रव को पीकर बुझाते हैं? तो जल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? जल मतलब वही पानी, तो 70% शरीर में पानी होता है। जल यौगिक है या मिश्रण? जल यौगिक है या मिश्रण? जल क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक। चौथा, जल किन किन तत्वों का यौगिक है? किन किन यौगिक बने होता है जो मिलकर बने होते हैं। तो जल किन किन तत्वों से मिलकर होता है, बने होते हैं? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। आपको देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, जल सुचालक है या कुचालक है? जल सुचालक है या कुचालक? जल है सुचालक। जल क्या है? सुचालक है। छठा देखिए, ठोस जल किसे कहते हैं? ठोस जल किसे कहते हैं? ठोस जल होता है बर्फ यानी कड़ा पदार्थ। ठीक है। सतमा देखिए, सतमा, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदलता है? जल बर्फ मानी जमता है। जल कितने डिग्री पर जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। आठवां देखिए, आठवां लिखा हुआ, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? जल उबलने माने जल गर्म होकर खौलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल को खौलने लगता है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिए, बर्फ का घनत्व जल से अधिक है या कम? जब बर्फ का घनत्व जल से क्या है? कम होगा। यही क्योंकि यही कारण है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरने लगता है। कम होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगता है। 10वां क्वेश्चन, जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का मान 1 होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का मान 1 होता है। ठंडे देशों में पाइपों द्वारा गर्म जल क्यों भेजा जाता है? ठंडे देश में गर्म आगे देखिए, ठंडे देशों में पाइपों द्वारा गर्म जल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जल पाइप के अंदर जमकर बर्फ हो जाता है। अगर जिस देश में ठंडा मौसम है तो ठंडे का पानी भेजेगा तो जम जाएगा, इसलिए उसमें गर्म पानी भेजा जाता है और इसका आयतन बढ़ जाता है जिससे पाइप फट सकता है, इसीलिए उसमें गर्म पानी भेजा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 देखिए। अगला क्वेश्चन 12, 12, ऊष्माधारिता क्या है? जल के इकाई मात्रा के ताप को 1% बढ़ाने के लिए 1% 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिणाम को ही क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता कहते हैं। 13, जल के किस गुण के उपयोग इंजनों को ठंडा करने में किया जाता है? देखिए, हर मोटर कार में या इंजन में जल डाला जाता है। जल के ऊष्माधारिता का गुण माने उसको ठंडा करने के लिए डाला जाता है। ठीक है। यही होता है उसका गुण। आगे देखिए क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन देखिए, जल के किस गुण का उपयोग रूम कूलर में किया जाता है? रूम कूलर में किया जाता है। तो ऊष्माधारिता, जल के किस गुण का उपयोग रूम कूलर में किया जाता है? ऊष्माधारिता माने कि ताप बढ़ जाता है, इसलिए कूलर में उपयोग किया जाता है। 15 देखिए, जल के अणुओं के बीच कौन सा आकर्षक बल कार्य करता है? जल के जो बीच में अणु होते हैं वो अंतराण्विक बल कार्य करता है। अंतराण्विक बल कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए 16, जंग लगना क्या है? जब लोहा नम हवा के संपर्क में आता है, यानी नमी के संपर्क में जब लोहा आता है तो उसकी सतह क्या है? लाल भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। जिसे जंग लगना। और जंग लगने से लोहे की भार क्या होता है? लोहे में भार में कमी आ जाता है। ठीक है। संक्षारण देखिए क्या, संक्षारण, तो लोहे में जंग लगने से उसके भार में कमी हो जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण, लोहे में भार रख के वो गिरने लगती है। क्या होता है? गिरने लगती है, उसको संक्षारण बोलते हैं। 18 देखिए, जल सोडियम के प्रतिक्रिया कर क्या देता है? जल सोडियम से प्रतिक्रिया कर क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं सोडियम, और ये हाइड्रोक्साइड है। इसके करने पर क्या होता है? तो 2NaOH प्लस H2O ये होता है। ठीक है। मछलियाँ पानी में किस प्रकार जीवित रहती है? माने मछली भी सांस लेती है, तो किस प्रकार? जल में घुलित ऑक्सीजन गैस के कारण वह मछली सांस लेती है। ठीक है। मछलियों का कौन सा अंग जल अगर देखिए, मछलियाँ 20वां क्वेश्चन, मछलियों का कौन सा अंग जल में ऑक्सीजन लेने में सहायक होता है? तो गिल। मछलियाँ गिल से ऑक्सीजन लेती है, सांस लेती है मतलब। 21वां, समुद्री जल खारा क्यों होता है? जमीन में बहुत से लवण उपस्थित रहते हैं जो वर्षा के जल के कारण घुलकर नदियों द्वारा समुद्र में पहुंचता है। इस प्रकार समुद्री जल लवण और खनिज प्राप्त करके खारा हो जाता है। बहुत से पदार्थ होता है जो नदी और नाला द्वारा सहायता से
समुद्र में चल जाता है, जिसके कारण पानी खारा पड़ता है। ठीक है, 22वां देखिए, 22वां है मृदु जल किसे कहते हैं? मृदु जल किसे कहते हैं? 22वां मृदु जल किसे कहते हैं? तो जो जल साबुन के साथ आसानी से छाग देता है, साबुन के साथ आसानी से छाग देता है, उसे मृदु जल कहते हैं, उसे मृदु जल कहते हैं। ठीक है, 23वां देखिए, 23वां देखिए, 23वां है कठोर जल किसे कहते हैं? तो कठोर जल किसे कहते हैं? कठोर जल, जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग या फेन देता है, उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है, 24 देखिए, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। 25 में जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो इसको अस्थायी कठोर जल कहा जाता है। जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर किया जाता है? अस्थायी कठोरता के जल को उबालने या सूखना करने से दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता किसे कहते हैं? देखिए, 27वां क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता क्या कारण है? जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट लवणों के घुले रहना, जिससे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। 28वां, जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार? कठोरता माने वही कठोर, कठोर जल में ध्रुवीय सोडा और मिलाने पर जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण सोडा से प्रतिक्रिया कर अम्लीय कार्बोनेट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां, महामारी के समय अथवा बाढ़ आने पर कुआं नलकूप में जल में कौन सी चीज डालकर जल को रोगों से जीवाणु से मुक्त किया जा सकता है? महामारी के कारण जल बहुत से गंदे हो जाते हैं, किस कारण से वो सही हो सकता है? तो पोटेशियम परमेंट डालने से वो शुद्ध हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर डालने से पानी पीने लायक हो सकता है। ठीक है, 30वां देखिए, बॉयलर में कठोर जल का उपयोग हानिकारक होता है, क्यों? बॉयलर में कठोर जल का उपयोग करने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे बॉयलर में दरार पड़ने पर फटने का डर लगता है, इसलिए उसको हानिकारक होता है। प्रदूषित जल जानवे करते हैं, प्रदूषित जल 31 देखिए, जल में अनावश्यक पदार्थों के मिल जाने से जल के रंग, गंध, स्वाद, इनमें घुले लवणों की मात्रा, इनमें से उपस्थित जीवों को परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण जल का उपयोग हमारे लिए हानिकारक होता है। जल में अन्य पदार्थ मिल जाते हैं, जल में अन्य पदार्थ मिल जाता है, उसी को प्रदूषित जल कहते हैं। कंकड़, पत्थर, मिट्टी मिल जाना ही जल प्रदूषित कहलाता है। ठीक है, 32वां देखिए, 32वां लिखा हुआ, जल प्रदूषण का क्या कारण है? जल प्रदूषण कैसे होता है? औद्योगिक अनुपयोगी वस्तुओं का नदियों जलाशयों में डाल जाना, न समुद्र के नीचे परमाणु परीक्षण करना, जलाशयों में तैलीय पदार्थों को फेंक देना, माने नदी या तालाब में तैलीय पदार्थ को फेंक देना, एक ही तालाब का उपयोग करने के लिए नहाने, कपड़ा धोना, शौच करने, मवेशियों को नहलाने के लिए, ये जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब देखिए 33, जल प्रदूषण का कुपरिणाम, जल प्रदूषण का कुपरिणाम देखिए, जल प्रदूषण के लिए पीलिया हो सकता है, जल प्रदूषण यानी गंदा पानी पीने से पीलिया हो सकता है, हैजा हो सकता है, पेचिश हो सकता है, अतिसार हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जैसे संक्रामक रोग हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 34वां क्वेश्चन, 34वां देखिए, बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र क्या है? ठीक है, देखिए, तो बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा गोबर, पशुओं और आदमियों के मलमूत्र का उपयोग कर उसके मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे आप इसको खाना बनाने ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो, बायोगैस। ठीक है, अगर 35वां देखिए, जल चक्र क्या है? जल चक्र क्या है समझिए, जल चक्र, नदियों, झीलों, तालाबों, सागरों, महासागरों का जल गर्मी के दिनों में गर्मी द्वारा वाष्प बनकर जमीन से ऊपर उठता है। ठीक है, जमीन, पौधे, पशुओं के पानी का वाष्प सूर्य की गर्मी से होता है। यूं जलवाष्प हवा से हल्का होता है, यूं तो जलवाष्प हवा से हल्का होता है, जलवाष्प का ऊपर उठता जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा का तापमान कम होता जाता है, जैसे ऊपर जावा हवा का तापमान कम होता है, अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर वाष्प द्रव में बदल जाता है, जिससे पानी की छोटी छोटी बूंद बनती है, पानी की यह छोटी छोटी बूंद हवा में तैरने लगती है, जिससे बादलों की रचना होती है। जब बादल बादल पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो वे और ऊपर उठते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर उठते हैं, जैसे जैसे ऊपर उठते हैं ठंडा होते जाते हैं, जिससे यह होता है कि अधिक से अधिक जल वाष्प के द्रव में रूप में बन जाते हैं।
इस प्रकार बादलों में बड़ी-बड़ी बूंदों का निर्माण होता है और यह इतनी भारी हो जाती है कि हवा में ठहर नहीं पाती है और वर्षा के रूप में बूंदें जमीन पर गिरती है। वर्षा का पानी जो जमीन पर गिरता है उसका अधिकांश भाग नदियों, तालाबों और सागरों में पहुंचता है। यह प्रक्रिया ही शुरू से ही होती है। इस प्रकार को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के कारण ही जल फिर से पृथ्वी पर आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जल चक्र क्या है, तो पुनः बनना ही जल चक्र कहलाता है। इस तरह क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में परीक्षा पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।